हाय एवरीवन, वेलकम बैक विथ माय फ्लोटिंग माइक। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है व्हाई डू वी नीड डीफाई। जब सीफाई के होते हुए या फिर बैंक्स के होते हुए सब कुछ इतना बढ़िया चल ही रहा था, तो ये डीफाई की आखिर में हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत ही गजब की स्टोरी है। पावर ऑफ डीफाई आपको समझ में आएगा कि आखिर में डीफाई कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो बात है 2019 की, जब यूनिस्वैप ने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज को बैन कर दिया यूनिस्वैप यूज करने के लिए। तो कंट्रीज लाइक बेलारूस, क्यूबा, ईरान, इराक, लाइबेरिया, नॉर्थ कोरिया, सुदान, सीरिया, जिम्बाब्वे, ऑल दीज कंट्रीज वर बैन इन ऑर्डर टू यूज यूनिस्वैप। जब वो यूनिस्वैप को एक्सेस करने की कोशिश करते थे तो उनके सामने कुछ इस तरह का एक स्क्रीन आता था और उस स्क्रीन में लिखा होता था कि भैया आप यूनिस्वैप को एक्सेस नहीं कर सकते ना। तो क्वेश्चन इज कि यूनिस्वैप ने इन सारी कंट्रीज को बैन किया क्यों। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज कहा जाता है कि यार यूएसए की गवर्नमेंट ने इनसे कहा था कि आप ऐसा करो, और उसको कंप्लायंस करने के लिए यूनिस्वैप के जो हमारे फाउंडर है वो भी न्यूयॉर्क बेस्ड है, तो उन्होंने और उनकी कम्युनिटी ने मिल करके इन सारी कंट्रीज को बैन कर दिया ना। सोचने की बात यह है कि हम डीफाई की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, हम बात करते हैं ओपन टू ऑल की, हम बात करते हैं सेंसरशिप रेजिस्टेंस की। बट यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। तो क्या डीफाई सेंसरशिप रेजिस्टेंस नहीं है? चलिए समझते हैं इस बात को। तो बेसिकली यूनिस्वैप ने किया क्या था। यूनिस्वैप ने ये किया था कि उन्होंने अपनी फ्रंट एंड ऑफ एप्लीकेशन को, बेसिकली समझिएगा, जब एक डैप बनती है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका फ्रंट एंड, दूसरा होता है आपका बैक एंड। आपका ब्लॉकचेन है, ये आपका फ्रंट एंड है, ये यूआई है। लेट्स से आपने रिएक्ट जैसे में से कोड किया हुआ है और ये रिएक्ट जैसा कोड ब्लॉकचेन के साथ बातचीत करता है, ठीक है। तो यूनिस्वैप ने क्या किया था, इस फ्रंट एंड वाले पार्ट को, जो ये फ्रंट एंड वाला पार्ट है, इसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से जब ये कंट्रीज के लोग फ्रंट एंड को एक्सेस करने की कोशिश करते थे तो वो इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। बट मजे वाली बात पता है क्या है? मजे वाली बात ये है कि इवन दो यूनिस्वैप ने इसको तो बैन कर दिया था अपने फ्रंट एंड को, बट जो उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी भी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे था। एंड वी ऑल नो अबाउट इथेरियम दैट इट इज अ पब्लिक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन। तो यूनिस्वैप के इस चीज को बैन करने के बावजूद, लेट मी टेल यू दिस, इसको बैन करने के बावजूद लोग इन सारी डिफरेंट कंट्रीज में यूनिस्वैप को यूज कर पा रहे थे। कैसे? क्योंकि फिर क्या हुआ, जैसे यूनिस्वैप ने ये कदम उठाया, बहुत सारे लोगों ने फ्रंट एंड क्रिएट किया यूनिस्वैप के लिए। मतलब जो हमारा प्रोटोकॉल, जो हमारा इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है यूनिस्वैप का, वो जो ब्लॉकचेन पे है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, फ्रंट एंड तैयार किया, उसको डिप्लॉय किया, ताकि इन कंट्रीज में जहां पे फ्रंट एंड बैन था वहां पे एक दूसरा फ्रंट एंड दिखे, बट स्टिल पीपल कैन यूज द यूनिस्वैप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल पीपल कैन यूज द यूनिस्वैप डीफाई प्लेटफॉर्म। तो इवन तो डीफाई की जो कम्युनिटी थी यूनिस्वैप की, उन्होंने कोशिश की कि हम इनको सेंसर कर देंगे, बट वो ये कर नहीं पाए। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ डीफाई। तो आप कह सकते हो कि हाँ यार, ये फ्रंट एंड वाला पार्ट तो थोड़ा रिस्की है, डेफिनेटली है, बट आने वाले टाइम में हम इसके भी सॉल्यूशंस देखेंगे जहां पे फ्रंट एंड को भी हम डिसेंट्रलाइज वे में डिप्लॉय कर पाएंगे। अभी तो हमारे पास एज सच है सोल्यूशन, बट इतने अच्छे सोल्यूशंस नहीं है, बट आने वाले टाइम में हम देखेंगे। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि इवन द यूनिस्वैप कम्युनिटी ने कोशिश की कि यार मैं इसको बैन कर दूं, वो कर नहीं पाए, क्योंकि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे और वो पूरी तरह से रन कर रहे थे। नाउ दिस शोज एक्चुअली कि DeFi is actually censorship resistance, and this also shows कि गवर्नमेंट चाह के भी DeFi को कंट्रोल नहीं कर सकती। Now let me talk about the second example, जहां पे आपको समझ में आएगा कि DeFi कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है उन कंट्रीज के लिए जहां पे इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं इंडिया की, राइट, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया की अगर बात करूँ तो हमारे इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% के बीच में होता है। आई थिंक मैं लास्ट टाइम जब चेक कर रहा था तो 7 to 8% था। आई एम नॉट लाइक टोटली श्योर, बट आई थिंक या 7 to 8% था इन्फ्लेशन रेट इंडिया में। जस्ट इमेजिन हमारे यहाँ 7-8%, 10% जो भी इंटरेस्ट रेट होता है और हमारी हालत ख़राब हो जाती है, राइट। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 100% का होता है। इवन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 5000% का भी हुआ है। एंड अर्जेंटीना इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो अगर आप अर्जेंटीना का इस समय इन्फ्लेशन रेट देखोगे, तो मैंने जब लास्ट टाइम देखा था तो वो 100 to 120% के रेट का था। अब जिनको इन्फ्लेशन नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। लेट्स से आज आपने 100 रुपये किलो आलू लिया, ठीक है, तो कल वही आलू आपको 200 रुपये किलो मिलेगा। जस्ट प्राइस डबल हो जाएगा, क्योंकि 100% का इन्फ्लेशन लग गया उसके ऊपर। मतलब आज जो प्राइस थी X, तो वही कल प्राइस हो जाएगी 2X।
और ऐसी बहुत सारी और भी कंट्रीज है जहां पे इसी तरह का इन्फ्लेशन रेट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू अबाउट जिम्बाब्वे विच इज हैविंग एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 92%, Sudan that is 340%, Lebanon 201%, Venezuela that is 1198% का inflation. Just compare it with India that is around 5 to 10 or 12% sometimes. उनके यहाँ हजार ये ऐसी कंट्रीज है जिनके यहाँ हजार % का इन्फ्लेशन रेट है. तो जस्ट इमेजिन कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी हालत कितनी बुरी होती होगी, क्योंकि उन्होंने आज कुछ खरीदा, कल उनको पता भी नहीं है कि वो उसी दाम पे मिलेगा, और आज उनके पास जो पैसा है उनको पता भी नहीं कि वो कल यूजफुल होगा कि नहीं होगा. जस्ट इमेजिन दैट देयर सिचुएशन, राइट. इतना ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन होता है इन सारी कंट्रीज़ में. तो इन सारी कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते. इन सारी कंट्रीज़ के पास फिर ऑप्शन ये होते हैं कि ये क्या करती है, किसी फिक्स्ड कमोडिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं. जैसे उनको पैसा मिलता है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो इनके पास जैसे ही पैसे आते हैं, जैसे उनको सैलरी मिली है, वो तुरंत से एक ऐसी कोई चीज़ खरीद लेते हैं, उसको रखते नहीं अपने पास, बिकॉज रखने का कोई मतलब नहीं है. आज उनके पास हो सकता है 100 रुपये हो, वैसे तो वहाँ पे चलता है पैसो, राइट, वहाँ पे पैसो चलता है, बट अभी के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. तो मेरे पास अगर 100 रुपये हैं तो कल उस 100 रुपये की कोई कीमत नहीं रहने वाली है, कल वो 100 रुपये की कीमत 50 रुपये होने वाली है. तो इट डजंट मेक सेंस कि मैं उस पैसे को सेव करूँ. तो मैं वहाँ पे लोग सेव नहीं करते, वो तुरंत से क्या करते हैं, कोई ऐसी कमोडिटी खरीद लेते हैं जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू फिक्स्ड है. जैसे अगर आप इंडिया की बात करो तो हमारे यहाँ गोल्ड खरीदा जाता है, बहुत सारी कंट्रीज में गोल्ड खरीदा जाता है. और गोल्ड का भी अगर आप चार्ट स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है गोल्ड का भी प्राइस बढ़ता है. तो गोल्ड अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इन्फ्लेशन के साथ, और इसीलिए गोल्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है बहुत सारी कंट्रीज में, और इसीलिए लोग गोल्ड खरीदना भी पसंद करते हैं. फिलहाल अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना क्या करती है इस तरह के केसेस में, वो यूएस के डॉलर्स खरीदती है. अब ऐसा नहीं कि यूएस डॉलर्स में इन्फ्लेशन नहीं होता या फिर यूएस की कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं होता, वहाँ पे भी इन्फ्लेशन होता है, बट अगेन वहाँ पे इन्फ्लेशन अर्जेंटीना की कंपैरिजन में तो कम ही हो रहा है ना. कहाँ अर्जेंटीना में 100% 200%, 1000% का इन्फ्लेशन रेट है, वहीं पे यूएस में जो अभी इन्फ्लेशन रेट जो मैंने लास्ट टाइम देखा था वही 10 से 15% के बीच में कुछ इन्फ्लेशन रेट चल रहा है इस समय शायद यूएस में. तो इसीलिए वो क्या करती हैं, यूएस डॉलर खरीद लेती हैं. बट अगेन वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो जाती है. प्रॉब्लम ये होती है कि अर्जेंटीना की जो गवर्नमेंट है वो मना करती है. वो कहती है कि यार अगर आप यूएस डॉलर खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खरीद सकते. और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनका जो पैसों की कीमत है, पैसो मतलब उनकी यूनिट है, मैं पैसो हिंदी वाला पैसो नहीं कह रहा हूँ, तो अर्जेंटीना पैसो जो है, तो वो वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि यार देखो यहाँ का जो अगर आप यूएस के डॉलर्स खरीदोगे तो जो उनकी पैसों की कीमत है वो कम होने लगेगी, तो और वैल्यू कम होती जाएगी उनकी करेंसी की. सो दैट्स द रीजन अर्जेंटीना की गवर्नमेंट अवॉइड करती है, बैन करती है कि यार आप ज़्यादा पैसे नहीं खरीद सकते यूएस डॉलर के. तो अब ऐसे केस में अर्जेंटीना के सिटीजन्स के पास क्या ऑप्शंस हैं? बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है उनके पास, क्योंकि अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को बैन कर देगी तो दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अदरवाइज उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा. सो इन दैट पर्टिकुलर केस अर्जेंटीना क्या करते हैं पता है, अर्जेंटीना के कई सारे सिटीजन्स अब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं. तो वो क्या करते हैं, बिटकॉइन बाय करते हैं. अगेन बिटकॉइन इज़ अ हाईली वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी, तो वो और जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं. और यहाँ पे उनको फ़ायदा ये मिलता है कि उनको कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज जब आप DeFi के थ्रू कुछ भी खरीदोगे, राइट, तो आपको कोई भी अपनी KYC नहीं करानी है, तो आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी पड़ती है. आपके पास कितना पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी, अगर आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके पास कितना पैसा है, क्या पैसा है. तो इस तरह से जो अर्जेंटीना है और बहुत सारी इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को सेव कर पाती हैं, सेव एज एन इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपने आप को सेफ रख पाती है. तो एक तरह से जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, DeFi के जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं, वो उनको एज अ हेज प्रोवाइड करते हैं. आई थिंक हेज इज अ राइट वर्ड, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट. और वहाँ पे भी DeFi प्लेटफॉर्म के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है. और इन्फ्लेशन होता है क्या पता है आपको? इन्फ्लेशन इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट करती है. सो इफ़ यू विल लर्न अबाउट इट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत तेज़ी से पैसे प्रिंट करती है, और जैसे जैसे गवर्नमेंट पैसे प्रिंट करती है वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है. मेनी पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस. मैंने CBDC वाले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, बट बहुत सारे लोगों ने उसको कमेंट में क्रिटिसाइज़ किया था कि ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जब चाहे तब पैसे प्रिंट नहीं कर सकती है. बट यू आर टोटली रॉन्ग. गवर्नमेंट जब चाहे तब पैसे क्रिएट कर सकती है, प्रिंट कर सकती है. हाँ, वो कुछ आपको सिचुएशन बता के प्रिंट कर देगी, देखो भैया ये वजह है इसलिए हमने प्रिंट किए, मगर गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है. और अगर जब गवर्नमेंट प्रिंट करती है पैसे तो हमेशा इन्फ्लेशन होता है. और ये जो मैंने कंट्रीज के आपको नाम बताया, और ये जो सिचुएशन है ऐसा ही नहीं कि इन्हीं सारी कंट्रीज तक ही लिमिटेड है, ये कहीं पे भी किसी भी कंट्री में हो सकती है. आप थोड़ी हिस्ट्री अगर पढ़ोगे यू विल रियलाइज कि बहुत सारी कंट्रीज इसी तरह से डूब चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, और जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत तेजी से पैसे प्रिंट कर रही थी. और मैं कहता हूँ ठीक है, इन्फ्लेशन के और भी रीजंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ गवर्नमेंट के प्रिंट करने की वजह से होता है, बट अगेन वहाँ पे एक मेजर पोर्शन गवर्नमेंट के प्रिंट करने की वजह से भी होता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है.
अब हमें मतलब परेशान नहीं होना है कि यार अगर हमारा ये जो फियाट करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं कल को इसकी वैल्यू एकदम जीरो पे पहुंच जाती है, स्टिल वी हैव एन ऑल्टरनेटिव। हम रिलाई कर सकते हैं DeFi प्लेटफॉर्म्स पे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाओ और तुरंत से क्रिप्टो करेंसी में पैसे अपने सारे लगा दो, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज टू टेल यू कि अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव है एंड आई थिंक इन द कमिंग ईयर्स ये ऑल्टरनेटिव्स और भी ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई थिंक बाय दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड कि DeFi कितनी पावरफुल चीज़ है, किस तरह से ये सेंसरशिप रेजिस्टेंस, किस तरह से ये सूडो एनोनिमिटी और किस तरह से ये हमें सेफ एंड सिक्योर रख सकती है अगेंस्ट इन्फ्लेशन और एनी अदर काइंड ऑफ अ थिंग। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग DeFi, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम सब लोगों को और भी सीखने को मिले। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।